मालूम है जे बातमीमध्ये थोडा ना लोकांना लुटायची कामं करते ते. इकडे साईडला गाडी घे बाजूला मी मुलं दोषी नाहीये. ते टक्कन होईल ना पुढे न्याय झालाच पाहिजे. न्याय झाला पाहिजे. पत्रकारांना ऐका. आम्ही सांगितलं न्याय झालाच पाहिजे आमच्या बरोबर. क्या बताएंगे आज आप? हमने देखा कि मुंबई और महाराष्ट्र में महिलाओं के अत्याचार की घटनाएं आए दिन बढ़ रही है. लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है. कल हमने देखा कि किस प्रकार से परभनी में 17 साल की बच्ची के ऊपर 3 दरिंदों ने वहां पे दुष्कर्म किया. 8 दिन वो अपने मौत से जूझती रही और आखिर में उसने दम तोड़ दिया. आज मैं यहाँ डोंबिवली में आई हूँ और एक 14 साल की बच्ची के साथ 30 लोगों ने गैंगरेप किया है और 3 बड़े हैं, मतलब 33 हो गए. पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चालू है. इसमें और 14-15 लोग बढ़ सकते हैं, ऐसा इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ध्यान में आ रहा है और वो अपना काम कर रहे हैं. ये सारी बातें रोज हो रही है और इसीलिए हमने विशेष अधिवेशन बुलवाने की मांग की थी. आपने देखा कि किस प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्री साहब ने उसको जवाब दिया, जिसका हमने निषेध करते हुए मंत्रालय के सामने उस लेटर को जलाया भी है. दिन बद से बदतर होने वाली इस परिस्थिति को आज तक हमने महाराष्ट्र में नहीं देखा था. ये पुरोगामी यानी प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र है. छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर, उनके साथ रमाई भीमाई, हमारी माँ जिजाऊ और सावित्री का ये महाराष्ट्र है, जहाँ आए दिन महिला और बच्चियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है. शिवसेना के सर्वज्ञानी संजय राउत ये कहते हैं, उन्होंने कहा राज्यपाल साहब को कि जो विरोधक आपके पास आते हैं उनको आपने थप्पड़ लगाना चाहिए. तो मुझे अभी संजय राउत जी से पूछना है कि किसको थप्पड़ लगाएंगे? क्या हिम्मत है आप में सरकार को थप्पड़ मारने की? क्या हिम्मत है आप में सरकार को सवाल पूछने की? और इसीलिए इनका तो एक ही काम है, सुबह आओ, दोपहर में आओ, शाम में आओ और एक ही स्टेटमेंट करो कि हमारी सरकार सुरक्षित है. इनको सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने में इंटरेस्ट है. वहाँ पे महिला और बच्चियां, उनके साथ क्या हो रहा है, इससे इनको कोई सरोकार नहीं है. मुझे तो ये भी संशय है कि जो पत्र मुख्यमंत्री साहब ने राज्यपाल साहब को भेजा है, क्या उनको पता है उस लेटर में क्या लिखा है? क्योंकि सर्वज्ञानी संजय राउत जी ने हमें कहा है कि गृह मंत्रालय में की जो गतिविधियां होती है वो मुख्यमंत्री जानते नहीं है. और इसीलिए मुझे ये कहना है कि मुख्यमंत्री साहब जरा देख लीजिए कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है. बिल्कुल आप यूपी के आंकड़े दीजिए, बिल्कुल आप अलग अलग प्रदेश के आंकड़े दीजिए, लेकिन आपके नाक के नीचे हो रही घटनाओं को आप वहाँ पे झुठला नहीं सकते, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते. महाराष्ट्र में कन्विक्शन रेट साहब 13.2 है. सिर्फ इतना ही नहीं, अभी थोड़ी देर में आप ये भी अनाउंसमेंट कर दोगे कि हमने ये डोंबिवली की केस फास्ट ट्रैक में डाल दिए. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में फास्ट ट्रैक 1,60,213 केसेस ये पेंडिंग है. इसको आप डाल दोगे तो 214 हो जाएंगे. इसके ऊपर आपकी भूमिका क्या है? और इसीलिए ये सारी घटना सामने आई है. एक नाबालिग के ऊपर गैंगरेप की घटना सामने आई है. एक के बाद एक महाराष्ट्र ये घटना के बाद शर्मसार हुआ है. अभी विशेष अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता है. मुझे दुख इस बात का होता है कि जिस महाराष्ट्र में हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आदर्श पे महाराष्ट्र को चलाने की बात करते हैं, उनके विचारों के आधार पे महाराष्ट्र हमारे माँ बहनों का सम्मान करने की बात करते हैं, रोज कोई ना कोई घटना हो रही है. साकीनाका की घटना हो, डोंबिवली की घटना हो, आंखों में आंसू आ जाते हैं. विशेष अधिवेशन लेते हुए हम सब लोग, कोई भी पार्टी के हो, हमने एकत्रित आके चिंतन करने की बात है, मंथन करने की बात है, मनन करने की बात है. अगर कानून में कोई त्रुटियां है, कमियां है, उसे दूर करने के लिए काम करने की बात है. हमें अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात है तो उसके लिए निधि की उपलब्धता हो, सीएफ एडवांस दिया जाए. मगर ऐसे समय पे हमने चांदा से बांधा तक, गढ़चिरौली से गढ़हिंग्लज तक, यहाँ के हमारे माँ बहनों को इस महाराष्ट्र में सुरक्षितता की भावना देने की बात है. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, आह्वान करूंगा कि मुख्यमंत्री जी महोदय,
कौन सी पार्टी इसकी मांग करती है, इस पे मत जाइए, हम सब साथ में हैं। आप विशेष अधिवेशन बुलाइए। और कुछ मंत्री ऐसे, मैंने कुछ नेता देखा है, साकी नाका की घटना होने के बाद साकी नाका पे जब बात होने लगी तो ये नेता, ये राज्य में ये घटना हुई, वो राज्य में ये घटना हुई, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि दूसरे राज्यों में कोई घटना हुई है, ये बताकर क्या महाराष्ट्र की घटनाओं का हम समर्थन करेंगे? बड़े शर्म की बात है। आज शिवसेना के नेता जो है, शिवसेना की महिला जो नेता है वो बोरेली में विरोध प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी में, उल्टा बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही कि बीजेपी में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मॉलेस्टेशन का उन्होंने कुछ मुद्दा उठाया है। मुझे ऐसा लगता है सरकार उनकी है। जनतंत्र में अगर बीजेपी का कोई ऐसा व्यक्ति कहीं पे गलत काम करता है, 15,000 करोड़ पुलिस विभाग पे हम खर्च करते हैं, लाओ पकड़ो, कानून के चौकट में ऐसे काम करने वाला कोई भी समाज का हो, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी राज्य का हो, उसको आपको सरकार दी है ना, आप आंदोलन कर रहे हो। आपकी यही पात्रता है कि सरकार देने के बाद भी सरकार नहीं चला सकते, रास्ते पे आके आंदोलन करना पड़ेगा। पकड़ो ऐसा कोई व्यक्ति है तो इसने रोका। क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि गृह विभाग जो है एनसीपी के पास है, शिवसेना के मुख्यमंत्री अलग है। एक मिनट, क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या? क्योंकि गृह मंत्रालय जो है वो एनसीपी के पास है, सीएम के पास अलग डिपार्टमेंट है, शिवसेना के थी वो एनसीपी का मामला है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो नामधारी गृह मंत्री है और जो कार्यकारी गृह मंत्री अनिल परब जी है, दोनों मिलकर बैठे ना, एक नामधारी गृह मंत्री करके वलसे पाटिल, कार्यकारी गृह मंत्री अनिल परब, दोनों एकत्रित बैठ के काम कर रहे। पिछले कुछ दिनों से जब घटनाएं हुई हैं, गृह मंत्रालय की और सीएम की महत्वपूर्ण बैठकें हुई है, लेकिन उसके दूसरे दिन ही कोई फिर से घटना हुई है। इसको कैसे देखते हैं? क्या गृह मंत्री को जब से पद पे आए हैं तब से वो कंट्रोल से बाहर हो गई ये चीजें? देखो ऐसा है, अभी महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मात्रा में कानून सुव्यवस्था धोखे में है। महाराष्ट्र में आज मंत्रालय जहां से जन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, वो मंत्रालय अब दानादान हुआ है। मंत्रालय के परिसर में दारू की बोतल आ जाती है और आप देखते हो कि अभी तक दारू की बोतल कहां से आई, ये हजारों बोतल, ये पता नहीं चल सका। अगर दारू की बोतल कहां से आई वो पता नहीं चल सकेगा तो हम आतंकवादियों को कैसे रोकेंगे, दहशतवादियों को कैसे रोकेंगे? जिसे हम मुख्यमंत्री जी की छाया कहते हैं, ऐसे हमारे भाई मिलिंद नार्वेकर जी को व्हाट्सएप पे धमकी आई। मुख्यमंत्री जी के घर में रहने वालों को व्हाट्सएप पे धमकी मिलती है, अभी तक धमकी देने वाला पकड़ा नहीं जाता। ये कानून सुव्यवस्था है। अरे आप कंगना राणावत को पकड़ सकते हो, अर्नव गोस्वामी को पकड़ सकते हो, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी को पकड़ सकते हो, आप धमकी दे सकते हो, मगर मिलिंद नार्वेकर जैसे एक सज्जन व्यक्ति को धमकी देने के बाद उसको पकड़ नहीं सकते। तो ये 15,000 करोड़ क्या पानी में डालने का काम कर रहे हैं। तो आज कानून सुव्यवस्था की स्थिती बड़ी गंभीर है। अब इसको सुधारने की चेष्टा और चिंतन होना है। पीडितेवर काय दबाव होता सर? एवढ्या दिवसानंतर हे केली, त्याने गुन्हा दाखल केला? काल रात्री तक्रार पहिल्यांदाच ती मुलगी पोलीस स्टेशनला येऊन तिने तक्रार दिली आहे। आता यामध्ये पुढच्या तपासामध्ये बाकी सर्व गोष्टी आम्ही शहानिशा करत आहोत। सर, एका व्हिडिओ प्लेकरने व्हिडिओ काढला होता आणि त्या व्हिडिओच्या आधारे तिला ब्लॅकमेल करून हे सर्व प्रकार घडले असं फिर्यादीनं त्या मुलीनं सांगितलं आहे। त्याची शहानिशा करून त्याप्रमाणे, म्हणून मी मगाशी म्हणाले की त्याप्रमाणे तांत्रिक आणि वैज्ञानिक तपास आम्ही करत आहोत। सर, ही मुलं कुठली आहेत आणि मुलगी आता कुठं आहे, म्हणजे ऍडमिट केले का काय? हे मुलं याच परिसरात आहेत। मी मगाशी म्हणाल्याप्रमाणे ते त्यांच्या परिचयातील मित्रपैकीच काही जण आहेत त्यापैकी, आणि एका मित्राच्या ओळखीने दुसरा, अशा प्रकारची ती मुलं आहेत। त्यातला मुख्य आरोपी कोण आहे, त्याचं नाव काय? हे सर्व आम्ही आपल्याला प्रेस नोट देत आहोत आणि त्याची माहिती मी आपल्याला नंतर देत आहोत। आतापर्यंतच्या मुलगीची तब्येत, तिला वैद्यकीय उपचार सुरू आहे आणि तिची तब्येत चांगली आहे आमच्या माहितीप्रमाणे। कारण सर काही राजकीय जी कार्यकर्ते वगैरे आहेत असं आढळत आहे, तर असं काही आढळून आलेलं आहे का? गुन्हा काल रात्री दाखल झालाय। 12 तासामध्ये आम्ही जे तपास केला ते आपल्याला सांगितलं। यामध्ये कुठलाही हस्तक्षेप किंवा कुठलाही काही आतापर्यंत नाही। बाकीचे प्रश्न आपण एसीपी डोले मॅडमना विचारू शकता, त्या या तपासाच्या प्रमुख आहेत। डोंबिवली शहरातला अल्पवयीन मुलीवर गँगरेप झालेला आहे, किती जणांना ताब्यात घेतलेले आहे, पुढील चौकशी काय करताय?
काल दिनांक 22 सप्टेंबर 2021 रोजी सायंकाळी एका अल्पवयीन मुलीनं पोलीस स्टेशन मानपाडा पोलीस स्टेशन डोंबिवली या ठिकाणी तक्रार दिली. तिच्या सांगण्यानुसार जानेवारी 2021 ते काल दिनांक 22 सप्टेंबर 2021 या 8-9 महिन्याच्या कालावधीमध्ये तिच्यावर डोंबिवली, बदलापूर, रबाले, मुरबाड या वेगवेगळ्या ठिकाणी तिच्या मैत्रीतून ओळखीच्या असलेल्या मुलांनी एकूण 29 मुलांची तिनं नावं सांगितली आहेत. या मुलांनी तिच्यावर वेगवेगळ्या ठिकाणी बलात्कार केला आहे. एकावेळी 2-3 नंतर 2-3 असे वेगवेगळ्या प्रकारे. त्याप्रमाणे काल रात्री मानपाडा पोलीस स्टेशनला यामध्ये बलात्काराचा गुन्हा आणि मुलगी मायनर 15 वर्षाची असल्यामुळं पोक्सोचे कलमासह गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये काल रात्रीतून विशेष ड्राईव्ह घेऊन यापैकी 23 मुलांना आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. यापैकी 2 अल्पवयीन मुलं आहेत, विधी संघर्षग्रस्त बालक आहेत आणि बाकीचे 21 आरोपी आहेत. अशा प्रकारचं हे आहे. यामध्ये विशेष तपास पथक आम्ही तयार केलं आहे. मी स्वतः आमचे DCP सचिन गुंजाळ आम्ही त्यात आहोत. तपास हा गुन्हा थोडीशी याची व्याप्ती आणि हे पाहता त्याकरता विशेष तपास पथक म्हणून महिला सहाय्यक पोलीस आयुक्त सोनाली ढोले यांच्याकडे तपास वर करण्यात आला आहे. त्यांच्या अंडर आपण विशेष तपास पथक करून यामध्ये फॉरेन्सिक इन्व्हेस्टिगेशन, बाकी सर्व तांत्रिक आणि वैज्ञानिक तपास करत आहोत आणि त्या मुलीने जे काय सांगितलं त्या सर्व गोष्टी आम्ही शहानिशा करत आहोत. अत्याचाराचा कालावधी काय आहे सर? म्हणजे एकाच वेळेस घडलेला आहे किंवा त्याला 2 महिने लागले असतील किंवा काय? जानेवारी 2021 ते काल 22 सप्टेंबर 2021 या कालावधीमध्ये वेगवेगळ्या वेळी अंदाजे 4-5 वेळा वेगवेगळ्या ठिकाणी असं. सर पीडितेवर काय दबाव होता सर? एकावेळी एकाने प्रश्न विचारतो. पीडितेवर काय दबाव होता सर एवढ्या दिवस? डोंबिवलीमध्ये अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराची घटना अतिशय दुर्दैवी, निंदनीय आणि माणुसकीला काळिमा फासणारी आहे. याची निंदा करावी तेवढी थोडीच आहे. माझं पोलीस आयुक्तांशी बोलणं झालं, चर्चा झाली. या प्रकरणामध्ये 23 आरोपींना अटक केलेली आहे. जे कोणी या प्रकरणामध्ये दोषी असतील त्या सर्वांना अटक करण्याची सूचना मी पोलीस आयुक्तांना दिलेल्या आहेत. त्याचबरोबर अशा प्रकारचा घृणास्पद अशा प्रकारची गंभीर घटना याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून या दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई तर होईलच, परंतु छोट्या मोठ्या जरी महिलांच्या बाबतीमध्ये तक्रारी आल्या तरीसुद्धा पोलिसांनी तात्काळ गांभीर्याने त्या हाताळल्या पाहिजेत आणि कारवाई केली पाहिजे असे देखील निर्देश मी पोलीस आयुक्तांना दिलेले आहेत.